बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि यूपीएससी में आपको याद रखने पड़ते हैं। सर आपसे जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा था तो आपने जैसे समझाया था कि जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं दोज आर एक्चुअली नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें चेंजेस को समझना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि हिस्टोरिकल कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कल्चरल, एंड उसको हमें फिर इंटरलिंक करना होता है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैंने भी यही अप्रोच को पूरा जीएस में अपनाया था जो आपने हिस्ट्री में समझाया था। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख के आई फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस, अंडरस्टैंडिंग द कोर पार्ट। इवन यूपीएससी भी जो क्वेश्चंस इस बार भी आए थे जैसे आर्ट एंड कल्चर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आई रिमेंबर कि वो भी इंटरलिंकेज पे ही था कि ज्योग्राफी इन कुछ आर्ट एंड कल्चर, जो कि सो दोज थिंग इट रियली हेल्प्स कि आप अगर अंडरस्टैंड करो एंड आप इंटरलिंकिंग पे फोकस करो। Okay, dear students, welcome to this webinar. This webinar is exclusively for Ayushi Pradhan. She has just reached the rank 36 and she has definitely done a very commendable job in this regard. तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आयुषी प्रधान फॉर सक्सेस के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि आयुषी का ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन जनरल स्टडीज़ में मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंटल बनने का मौका मिला था, तो इसीलिए आज आयुषी को हमने बुलाया है विशेष रूप से अपने स्टूडेंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, जो इनसे आप कम्युनिकेट करिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में क्वेरीज है प्रिपरेशन के बारे में, वो आप क्वेश्चन कुछ आए भी हुए हैं, कुछ पूछा भी जा सकता है। So my students, but earlier than that, I just prefer to welcome her with a book, because being a teacher, the best gift for a student by a teacher. तो चलिए मैं पहले आप लोगों को भी अपना ये बुक दिखा दूं। ये बुक है अशोक मोदी का बुक है, आप लोग नरेंद्र मोदी कंफ्यूज मत करना। और इंडियाज़ ब्रोकन एंड व्हाई इट्स हार्ड टू फिक्स। तो इंडिया इज़ ब्रोकन मतलब इंडिया क्यों टूट रहा है, मतलब ये बेसिकली इंडियन इकॉनमी में जो डिफॉर्मिटीज़ आ रही है उसके ऊपर ये बुक है और काफ़ी मीनिंगफुल है। तो आयुषी, जस्ट टेक दिस बुक। थैंक यू एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। एक टास्क मैंने फिर भी दिया, आप क्वालिफाई कर लिया। यूपीएससी ने तो आपको फ्री कर दिया, मैंने फ्री नहीं किया है। तो चलिए आयुषी, आप अपना कुछ विचार व्यक्त करिए। यू कैन यूज़ हिंदी इंग्लिश बोथ। सो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मेरे पास 6 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। वन क्वेश्चन है कि देयर आर सो मेनी पेपर्स इन जनरल स्टडीज एंड सो मेनी सब्जेक्ट्स, हाउ टू रिटेन द थिंग्स। मतलब स्टूडेंट्स का क्वेरीज ये है कि भाई जनरल स्टडीज में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सही कहा बच्चे तुमने, क्योंकि कहने के लिए तो 4 पेपर हैं, लेकिन है 13 पार्ट्स और 13 पार्ट्स में 13 सब्जेक्ट्स। तो इनको मुख्य चैलेंज आता है हाउ टू रिटेन द थिंग्स। तो आप अपना एक्सपीरियंस बांटिए। पिछले बार भी आपने क्वालिफाई किया था जी। और मुझे खुशी है कि मैंने आपको हिस्ट्री में और हिस्ट्री पार्ट जनरल स्टडीज़ में हमें गाइड करने का मौका मिला पिछले साल, और इस साल आपने रैंक होल्ड भी किया है 36। तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। इस क्वेश्चन में इनको कुछ प्रैक्टिकल सजेशन दीजिए जो एक स्टूडेंट के रूप में आपने आई योर सेल्फ हैव फेल्ट। चूँकि ये स्टूडेंट्स दोनों बाइलिंगुअल है, तो आप यू कैन बी बाइलिंगुअल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ रियली जेन्युइन, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि यूपीएससी में आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे सर आपसे जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा था तो आपने जैसे समझाया था कि जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं दोज आर एक्चुअली नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें चेंजेस को समझना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि हिस्टोरिकल कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कल्चरल, एंड उसको हमें फिर इंटरलिंक करना होता है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो मैंने भी यही अप्रोच को पूरा जीएस में अपनाया था जो आपने हिस्ट्री में समझाया था। मैं फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख के आई फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस, अंडरस्टैंडिंग द कोर पार्ट,
एंड ऑन ट्राइंग टू इंटरलिंक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट के भी इंटरलिंकिंग होता है एंड देन देर इज़ इंटरलिंकिंग बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो जो दोनों इंटरलिंकिंग होता है, जो मल्टीपल इंटरलिंकेजेस होता है, उसको मैंने ट्राई किया था. और इससे ये हुआ था कि एक तो मेरा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो गया था. एंड सिंस मैंने इंटरलिंकेजेस पे काफ़ी काम किया था, तो मेरे लिए एग्ज़ाम में चीज़ों को रेप्लिकेट करना इन अ शॉर्ट टाइम बहुत इजी हो रहा था. इवन यूपीएससी भी जो क्वेश्चंस इस बार भी आए थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आई रिमेंबर कि वो भी इंटरलिंकेज पे ही था, कि ज्योग्राफी इन कुछ आर्ट एंड कल्चर, जो कि आई थिंक सर आपने इस टाइप पे भी आपने इंटरलिंकेजेस को भी डिस्कस क्या हुआ था. सो दोज थिंग इट रियली हेल्प्स कि आप अगर अंडरस्टैंड करो एंड आप इंटरलिंकिंग पे फोकस करो. राइट, गुड गुड. आप लोगों ने समझा होगा, जो आयुषी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे, कि आप सही है. जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक लेमन टर्म में आपको ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता हूँ. शी हैज़ जस्ट, यू कैन से, रिप्लाइड योर क्वेश्चन इन ए क्वाइट क्लियर एंड लूसिड मैनर. हम एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से बताते हैं. जैसे आप कहीं चले जा रहे हो रोड पर, आप एक अनजान सड़क पे जा रहे हो, आपको वहाँ से लौटना होगा, तो आप सड़क भूल जाओगे, भटक जाओगे. अब सपोज करिए आप कि अगर आपने कहीं पर मार्क दे दिया कि हमें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, सामने कुआं है वहाँ से राइट मुड़ना है, फिर सामने तालाब है, उस तालाब से हमें वेस्ट या इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप लैंडमार्क पकड़ के चलोगे तो आपको रोड से याद रहेंगे. वही चीज़ स्टडी में होता है कि जब तक आपको लैंडमार्क नहीं रहेगा, जब तक चेंज की जानकारी नहीं रहेगी, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा. और अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ लपेटे हुए फैक्ट्स याद रहते हैं, अदरवाइज फैक्ट्स याद रहते ही नहीं. तो मुझे लगता है जो आयुषी ने आपको बहुत इंटेलिजेंट रिप्लाई किया क्वेश्चन का, और आप समझ गए होंगे. अब चलिए एक दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि इवन इफ आई अंडरस्टैंड द टॉपिक आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन. आयुषी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. अब ये है, ये टॉपिक समझते हैं, टॉपिक पढ़ते भी हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लिखने बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं. इसका क्या सल्यूशन होगा, जरा प्लीज़ आप बताइए. जी, मुझे लगता है कि बहुत बार हमें ये लगता है कि हमें टॉपिक समझ आता है, बट एक्चुअली हम उसके कोर कंसेप्ट को नहीं समझे होते. हम मोस्टली जो सुपरफिशियल थिंग्स है, जो फैक्ट्स हैं, हम उसको समझे हुए होते हैं. जो उसका अंदर का रीज़न है कि ऐसे क्यों हो रहा है एंड क्यों ऐसे हो रहा है, क्या चेंजेस है, जो एनालिटिकल एक थिंकिंग चाहिए होता है, वो हम उस टॉपिक के अंदर हम नहीं जाए होते, जिसके वजह से हम आंसर नहीं कर पाते. क्योंकि यूपीएससी इज़ नाउ इट इज़ नॉट आस्किंग फैक्चुअल एंड इन्फॉर्मेशनल थिंग्स, बट दे आर आस्किंग, वो 2-3 लेवल डीप जाके पूछते हैं, जहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, वो सब टेस्ट होता है. एंड हम मोस्टली सुपरफिशियल थिंग से ही पढ़ते हैं, हम वो 2-3 लेवल डीप जा नहीं पाते हैं. सर ने जब हिस्ट्री आप पढ़ाते थे, तो आप हमेशा उसको 2-3 लेवल में आप डीप जाते थे, आप उसको समझाते थे कि एक हिस्ट्री में इट्स नॉट जस्ट हिस्ट्री, बट आप समझाते थे कि ऐसे क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका प्रॉपर एनालिसिस क्या है, एंड अगर ऐसे नहीं होता तो ये तो क्या होता. तो दैट प्रॉपर इवेंट एनालिटिकल जो आप करते थे, तो वही चीज़ आई थिंक सभी सब्जेक्ट्स में भी हमें करने का ज़रूरत है, जो कि इवन आई ऑल्सो डिड इन ऑल माई जीएस पेपर्स. मैं हमेशा एक टॉपिक को 2-3 लेवल डीप जाती थी, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करती थी. एंड फिर इसके अलावा आई ऑल्सो प्रैक्टिस्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो उससे भी हो सकता है कि मैं एक बार आंसर नहीं कर पाई, लेकिन रिपीटेडली व्हेन आई अंडरस्टूड अ टॉपिक एंड काफ़ी उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया, तो धीरे धीरे चीज़ें सर होने लग गई फिर. बिल्कुल, यू हैव बीन क्लियरली रिप्लाइड, एक्सेलेंट आंसर. सबसे जो अहम बात आयुषी ने आपको कहा है, और जो आपको बिल्कुल ही नोट डाउन करना है, कि कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा होता है कि जैसे आपको, माने यू फील हंग्री, बट यू आर नॉट एक्चुअली हंग्री. आपको लगता है जैसे भूख लगी हुई है, परंतु भूख नहीं होती है, वो एक भूख का एहसास मात्र होता है. वही चीज़ होती है, कई बार हमें लगता है कि हम इस टॉपिक को जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हम 1857 के रिवोल्ट को पढ़ा हुआ है, जानते हैं, बट व्हेन एवर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे. जैसे आप सपोज करो, आप 1935 के कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन गवर्नमेंट बिल को जानते हो, लेकिन जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ 1935 इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 3 years कमेंट.
तो आपकी समझ में नहीं आता है कि इसको मैं किस डायरेक्शन में ले जाऊं। तो इसने जो जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया जवाब है कि हमें अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चन का आंसर भी होगा। शायद हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एक गलत एहसास अंडरस्टैंडिंग का होता है, इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। चलिए आयुषी, अब एक तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एक हिंदी ऑडियंस का, जिन्होंने कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जीएस का एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो दूसरा भूल जाता हूं, इसको कैसे दूर करूं। फिर वही बीमारी, सबकी बीमारी लगभग एक है, सिम्टम्स थोड़ा सा अलग है। जी, आई थिंक इसका भी सोल्यूशन वही है कि आपको कोर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड इफ़ यू अगर आप जीएस के सिलेबस को अच्छे से देखोगे, इट्स मोर अबाउट इंटरलिंकेज। GS1 GS3 में जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, तो दैट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट GS3 का इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आई थिंक कि जीएस के इंटर टॉपिक लिंकेजेस को आप समझिए, देन उससे आपको आप एक होलसम पिक्चर ले पाओगे। इससे आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक पार्ट पढ़ रहे हो, आप दूसरे पार्ट भूल जा रहे हो। एंड अगर आपके पास कोर अंडरस्टैंडिंग है, डीपर लेवल आपने एनालिसिस किया है चीज़ों को, तो आप एक्चुअली भूलोगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, दैट एक्चुअली गेट्स फिट इनटू आवर सबकॉन्शियस मेमोरी, एंड उसको हम नहीं भूलते। तो हमारा फोकस होना चाहिए ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू एंड रियल कंसेप्ट। एंड ये मेरे साथ हुआ भी है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, फर्स्ट अटेम्प्ट। इन सेकेंड एंड थर्ड आई डिड नॉट हैव टाइम। आई जस्ट हैड 4 days फॉर माई प्रीलिम्स, बट सिंस मेरा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी था, अंडरस्टैंडिंग था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए बिना पढ़े भी मेरा सेकंड थर्ड बार क्लियर होते रहा, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी था चीज़ों का। तो आपको भी उसी पे फोकस करना है, ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। गुड। अब समझा माय स्टूडेंट्स, कितना क्लियर कट कम्युनिकेशन देने की कोशिश की गई है आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि आपको प्रीलिम्स का भी एक तरह से डायरेक्शन दे दिया गया है कि प्रीलिम्स भी आप अंडरस्टैंडिंग से करते हो। अंडरस्टैंडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग बनेगी जब पढ़ने के साथ जितना टाइम आप पढ़ोगे उसमें थोड़ा टाइम आप सोचने पर दो, कुछ लिखने पर दो, डिस्कशन करने से भी फायदा होता है। देयर आर सो मेनी सोर्सेस। अब आयुषी देखिए क्या, व्हाट इज द मैटर ऑफ चांस। आपने प्रीलिम्स की बात कही और प्रीलिम्स पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन प्रीलिम्स पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अब इस बच्चे को परेशानी प्रीलिम्स पार्ट ऑफ प्रिपरेशन से है, प्रीलिम्स पार्ट में ही इसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आप इन्हें कुछ नुस्खा बताइए जिससे प्रीलिम्स पार्ट में इन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। एक तो यही है कि जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, फ्रॉम हिस्ट्री टू पॉलिटी टू इकोनॉमी, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर बिल्ड कीजिए। सेकेंड इज़ एनालाइज द PYQs प्रॉपरली। बहुत बार आप देखोगे कि PYQs इनडायरेक्टली दे गेट रिपीटेड, नॉट द एग्जैक्ट PYQs, लेकिन PYQs के पीछे अगेन जो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, जो आपका कंसेप्ट से डेवलप हुआ है, वो कंसेप्ट वो पूछते हैं इन वन और अदर डिफरेंट वे। तो इसलिए जो PYQs है उसको पिक कीजिए, वहाँ से टॉपिक्स पिक कीजिए, उसी कंसेप्ट पे आप अच्छे से अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। उसके अलावा फॉर प्रीलिम्स यू कैन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपना वीकनेस पता चलता है, तो उससे यू कैन एनालाइज़ कि आपका वीक पार्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ पार्ट क्या है, एंड फ्रॉम योर जो आपके वीक पार्ट से उसको जाके आप फिर से रिवाइज़ कर सकते हो। उस अगर आपको पता चले कि आपका एक पार्ट पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उसको फिर से समझ सकते हो। तो आप अगर ये सब स्टेप्स करोगे, देन डेफिनेटली जो प्रीलिम्स है दैट विल बी अ केक वर्क फॉर यू। Okay. Understand the last sentence. Then the prelims will be a cakewalk for you. That is a remarkable statement. यानी प्रीलिम्स भी आपके लिए केक वॉक हो सकता है, बशर्ते आप उन शर्तों को पूरा करिए। अब एक टॉपर ने कहा, इसी पर आई हैव टू शेयर विथ यू, एक टॉपर ने कहा कि प्रीलिम्स में 25% क्वेश्चन आप जानते हैं, 25% क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, और सिर्फ 50% क्वेश्चन जानते भी और नहीं भी जानते। तो इंटेलेक्चुअल गेस इज गोइंग टू वर्क देयर। इंटेलेक्चुअल गेस कोई ऐसा नहीं होता कि हवा में तीर मारने के बराबर है। इंटेलेक्चुअल गेस बेसिकली कम्स फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सही आपने इसका जवाब दिया। लास्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चंस मेंस एंड प्री दोनों मुझे मुश्किल लगता है, इसको कैसे दूर करें। अब इनकी परेशानी है कि ना तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन हिस्ट्री का इनसे सॉल्व हो पा रहा है, ना मेंस में सॉल्व हो पा रहा है। हालांकि इसका तो आयुषी ने पहले ही आपको इंटेलिजेंट रिप्लाई कर दिया था, आपको शायद यू हैव बीन आंसर्ड, बट स्टिल आई विल जस्ट रिक्वेस्ट हर टू गिव सम रिप्लाई एटलीस्ट योर क्वेश्चन। नहीं तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। जी,
तो हिस्ट्री में तो मैंने वही अप्रोच किया था जो सर ने मुझे सिखाया है। सर का गाइडेंस लिया था मैंने हिस्ट्री में स्पेशली, एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तो सर डज़ नॉट फोकसेस ऑन द फैक्ट्स, जो हमें हिस्ट्री लगता है वो एक्चुअली हिस्ट्री है नहीं, बट सर फोकस करते हैं ऑन द चेंजेस, ऑन द इवेंट्स एंड द रीज़न बिहाइंड द इवेंट्स, एंड उसके पीछे जो कल्चरल रीजंस है या जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, विथ एवरीथिंग जो इंटरलिंकेजेस है उस पर फोकस करते हैं। तो जब मैंने यही चीज़ का मुझे ये लगा कि हिस्ट्री जो हम एक्चुअली पढ़ते हैं दैट इज़ नॉट हिस्ट्री, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इज़ एक्चुअली एन एग्जाम्पल, और जो कोर हिस्ट्री होता है, जो एनालिटिकल पार्ट होता है, उसको मैं समझने लगी। एंड वंस आई डेवलप दैट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, उससे ये हुआ कि प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन से हो गया, जो इंटेलेक्चुअल गेसिंग के बारे में सर बात कर रहे थे, बहुत सारे फैक्ट्स, आप अगर फैक्ट्स देखोगे प्री का, यू कैन एलिमिनेट दोज फैक्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल गेसिंग, तो वो अंडरस्टैंडिंग वंस डेवलप हो गया था मेरा, तो उससे मेरे प्री के सॉल्व हो गए। एंड मेन्स अगेन इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग जो कि सर कराते हैं, लिंकेजेस, इंटरलिंकेजेस, एंड द डीपर एनालिटिकल, तो इसलिए मेन्स भी काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया था मेरे से। अब मुझे कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया। आयुषी ने आपको इतने अच्छे ढंग से समझा दिया है कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वेबिनार को यहीं विराम दूँ, और वंस अगेन थैंक यू टू यू पीपल, एंड हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप लोग भी आएंगे, आप लोगों से भी हमें सवाल करने का मौका मिलेगा। और आयुषी को फिर एक बार मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। बिकॉज नाउ शी इज गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर। सो सर आपका काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइडेंस मिला था, उससे जो आपने हिस्ट्री में अप्रोच बताया था उसका मैंने काफ़ी जगह पे यूज़ किया था इन GS। हिस्ट्री में, हिस्ट्री एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हिस्ट्री मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। इट इनिशियली जब मैंने पढ़ा था, इट एक्चुअली वेंट अबव माई हेड, एंड मुझे भी इवन आई ऑल्सो फेस दिस सिमिलर प्रॉब्लम जो कि बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे फैक्ट्स को क्या करना है, कैसे याद रखना है। मेरे पास भी यही सेम, आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस सेम फेज, बट देन मैंने सर से मिला, एंड सर का जो अप्रोच सर ने बताया दैट एक्चुअली सॉल्व माई GS प्रॉब्लम। तो इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। देखिए क्या संयोग है ऐसा आयुषी, क्या हमने अपने जीवन में जितने लोगों को पढ़ाया, हालांकि आपको मुझे ऑप्शनल पढ़ाने का मौका नहीं मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे ऑप्शनल से हैं, मेरे टच में नहीं भी रहते, कहीं क्वालिफाई कर जाते हैं, दे आर जस्ट नॉट गोइंग टू मतलब मेक ए कम्युनिकेशन, लेकिन आपने फिर भी इस बात को याद रखा। मैंने तो बस एक पार्ट में आपको हेल्प किया था हिस्ट्री में, और हिस्ट्री GS पार्ट में, लेकिन आपने जो एक बात कही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब भी कहा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो बहुत सारे बच्चों का दिल बैठता है कि सारे सीट्स इंजीनियर्स लोग ही ले जाते हैं क्या। तो ह्यूमैनिटीज़, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स है उससे भी सिलेक्शन होते हैं। अगर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहेगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आएँ तो आपका सिलेक्शन होना है। बस वही जो अभी इन्होंने बताया है मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र यही है कि कोर आइडियाज़ को डेवलप करिए और लिंक करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आयुषी।